हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर और मज़ेदार चल रही होगी। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज की क्लास हमारी 100% श्योर रहने वाली है। आज की क्लास से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आगामी एग्जाम जो लगा हुआ है पासी देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है और वह है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है और वह है, यानी ऑप्शन में वह है। तो देखिए, योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन बी है हमारा गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है वित्त मंत्री। आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर करते रहिए। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग नीति आयोग के बारे में। देखिए, जो नीति आयोग है ये इससे पहले योजना आयोग था इसका नाम। नीति आयोग कब किया गया है? तो नीति आयोग किया गया है 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम रखा गया। इससे पहले नाम योजना आयोग था, ये भी याद रखना है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी है निर्वाचन अध्यक्ष, सी है संसद और डी है महान्यायवादी। यानी हमारे ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4। आंसर कीजिए सभी लोग कि भारत में जो निर्वाचन सूची तैयार की जाती है इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी निर्वाचन आयोग। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है निर्वाचन, तो पहला तो पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो निर्वाचन आयोग है इसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 324 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 324 यानी 324 में किया गया है। अब बात आती है कि जो निर्वाचन आयोग होता है इसका जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ये हमारी हिस्ट्री का वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी लोग जानते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक यानी भारतीय संविधान का संगीत का मूल कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संलिखित है यानी लिखित है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन सी हमारा है अथर्ववेद। इसको जादू टोने का वेद कहा जाता है। क्वेश्चन ये हमारा पिछली बार एग्जाम में दिया गया था कि जादू टोने का जो वर्णन है, जो विस्तार है, किस वेद में मिलता है? तो वेद हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। यहाँ तक सभी को कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आंसर कीजिए सभी लोग। ऑप्शन सभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि सारनाथ, बोध गया, वैशाली और कुशीनगर। देखिए यहाँ पर बात हो रही है बौद्ध धर्म की, यानी महात्मा बुद्ध की। तो इनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि मृत्यु। यहाँ पर समझिए, मृत्यु की जो घटना है वो क्या कहलाई है? महापरिनिर्वाण कहलाई है। अब देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी
महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये हमारे क्वेश्चन का सिंपल सा अर्थ निकल कर बाहर आएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कुशीनगर में, कुशीनगर अगर ऑप्शन दिया जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर कुशीनगर नहीं मिलता है तो कुशीनारा दिया जाता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और जो मृत्यु हुई थी इस घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। यहाँ तक सभी को कंप्लीट हुआ, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन देखिए, बोध गया, बी है कुशीनगर, सी है श्रावस्ती, डी है सारनाथ। आंसर कीजिए फटाफट सभी लोग कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी लोग जानते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर बात आती है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मृत्यु कहाँ हुई है, तो कुशीनगर में मृत्यु हुई है भगवान बुद्ध की। श्रावस्ती यहाँ पर क्या है, तो ये बौद्ध और जैन जो दो धर्म थे, इनका सम्मिलित रूप कहाँ मिलता है देखने को, श्रावस्ती में मिलता है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिए हैं, याद रखना है। ठीक है। और प्रथम उपदेश की बात की जाती है तो हमारा सारनाथ हो जाएगा। यहाँ तक सभी को कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किस महान व्यक्ति ने कहा था। ऑप्शन देखिए, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है सावरकर। आंसर कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया है। ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कीजिए कि ये नारा दिया है किसने दिया है, करो या मरो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है, ध्यान से देखिए, ओणम त्योहार है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि किस राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। अब आंसर कीजिए सभी लोग, हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरला। सभी लोग जानते हैं केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। केरल राज्य की अगर कैपिटल की बात की जाती है तो तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग स्टार में नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, नागासाकी, हिरोशिमा, ए और बी दोनों, डी है होन्सू। अब आंसर कीजिए सभी लोग, हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। कह सकते हैं नागासाकी और हिरोशिमा, इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने बम फेंक दिया था। और ये दोनों शहर किस देश के हैं, जापान देश के हैं, ये भी याद रखना है। कहाँ के हैं, जापान। जापान में नागासाकी और हिरोशिमा दो स्थल हैं, इस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम फेंक दिए थे, परमाणु बम गिरा दिए थे। आज भी इसका रीजन है कि आप जापान में जाइए, जो भी बेबी बॉर्न होता है यानी किसी भी बच्चे का जन्म होता है, आज भी वहाँ पर बच्चे विकलांग अधिक संख्या में होते हैं। इसका यही रीजन है कि वहाँ पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। चलिए बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा ओलंपिक से संबंधित है।
इसमें से आपको जरूर एक ना एक फैक्ट मिलेगा, यानी कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो ऑप्शन देखिए, 5 खेलों के, बी है 5 महासागरों के, सी है 5 महाद्वीपों के और डी है 5 राष्ट्रों के। ओलंपिक ध्वज जो होता है इसमें 5 छल्ले अंकित होते हैं, तो वह किसका प्रतीक होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उस पर 5 महाद्वीप दर्शाए जाते हैं। अब बात आती है इसकी डिटेल। तो देखिए, डिटेल से हम जान लेते हैं इसमें जो 5 छल्ले हैं ये किस किस महाद्वीप से संबंधित हैं। पहले तो इसमें देखिए, ओलंपिक में यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया और अफ्रीका, इन सभी को दिखाया जाता है। नीला रंग है, ये किसका है? यूरोप का है, याद रखना है। नीला रंग ये यूरोप का है। सभी महाद्वीप ध्यान से देखते चलिए और देखते चलिए कौन सा छल्ला किस महाद्वीप से संबंधित है, क्योंकि हमारा फैक्ट आता है कि नीला छल्ला किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। पीला रंग ये एशिया का है। हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और एशिया महाद्वीप का जो छल्ला है ये येलो कलर का दिया गया है। काला रंग ये अफ्रीका का है। किसका है? अफ्रीका का है, समझ लेना है सिर्फ, ठीक है, अफ्रीका का है। और इसमें जो हरा रंग दिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का दिया गया है ये हरा रंग, ठीक है। और लाल रंग ये दिया गया है अमेरिका का। तो सारे देश हो गए हमारे कंप्लीट। अब देखिए, अफ्रीका के लिए काला रंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सबसे पिछड़ा और गरीब देश है। आपको पता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको अंध महासागर के नाम से, अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। नीला रंग ये यूरोप महाद्वीप का है, पीला रंग एशिया महाद्वीप का है, ब्लैक ये अफ्रीका महाद्वीप का है, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का है और रेड अमेरिका का है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। यहाँ पर आप लोग कर लीजिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हरमंदिर साहिब, बी है हम्पी, सी है नालंदा और डी है गोमतेश्वर। आंसर कीजिए सभी लोग कि भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति ये सबसे ऊंची भारत की मूर्ति है। अब बात आती है ये किस स्टेट में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में कहाँ पर है? तो एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है श्रवणबेलगोला। कौन सा पर्वत है? श्रवणबेलगोला पर्वत है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कर्नाटक में है जो कि गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति है और ये श्रवणबेलगोला में स्थित है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका संबंध किस रचना से है? तो इनका संबंध है सत्यार्थ प्रकाश से, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए जो जयशंकर प्रसाद दिए गए हैं ये हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रमुख लेखक माने जाते हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, उपन्यास भी हैं, जैसे कि कंकाल, तितली, इरावती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम में दी जाती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। आंसर कीजिए सभी लोग कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सरकार ने हाल ही में जो सरकारी नौकरियां होती हैं इनका आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश ने जो सरकारी नौकरियां होती हैं इनका आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब बात आती है कि जो बांग्लादेश है इसकी कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या हो जाएगी। तो बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ढाका। क्या हो जाएगी? ढाका। अगर मुद्रा की बात की जाती है तो मुद्रा हो जाएगी टका। याद रखना है आपको, राजधानी और मुद्राएं दोनों याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा की गई है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बताया गया है
कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड है। और इसकी रचना जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा की गई है? ऑप्शन सभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी है डॉक्टर विधान चंद्र राय, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद। सभी लोग आंसर कीजिए कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। और सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा दिया गया है कि इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला, बी है मार्कंडे काटजू, सी है एन संतोष हेगड़े और डी है दलवीर भंडारी। आंसर कीजिए सभी लोग। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रह चुके हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दलवीर भंडारी। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं और उसके बाद ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी चुने गए हैं। अब देखिए, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? तो द हेग में हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग में है। और दलवीर भंडारी ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है कि बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए, यानी जो भी आग बिजली से लगती है उस पर हमें क्या डालना चाहिए? ऑप्शन देखिए, तेजाब, बी है सूखी रेत, सी है पानी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी लोग जानते हैं कि जो बिजली से आग लगती है उस पर हमें सूखी रेत डालनी चाहिए, ना ही हम उस पर पानी डाल सकते हैं, ना ही तेजाब डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सूखी रेत डालते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आंसर कीजिए सभी लोग। ऑप्शन दिए गए हैं आयरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इस देश के नाम पर जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, और ये रेखा कितने अंश पर है? तो ये रेखा 0 डिग्री पर है, ये भी याद रखना है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? ऑप्शन देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, बी है प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स और डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। आंसर कीजिए सभी लोग, हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लाज्मा। मानव शरीर में मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक होता है प्लाज्मा। अब कुछ डिटेल से इसमें समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जो ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड यानी रक्त होता है। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा इसमें कितने परसेंट तक होता है? तो 55% हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है और जो भी हमारा परसेंटेज बचता है 45, इसमें हमारी रक्त कणिकाएं आती हैं। रक्त कणिकाएं होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रुधिर रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7.4, ये भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में दिया गया है कि रक्त का पीएच मान बताइए, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है कि नागालैंड की राजधानी बताइए, यानी कैपिटल ऑफ नागालैंड। ऑप्शन देखिए, रायपुर, बी है कोहिमा, सी है हैदराबाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नागालैंड की कैपिटल सभी लोग जानते हैं कि कोहिमा है। ठीक है, और नागालैंड जो ये स्टेट है इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारा त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? चोंग है।
कई बार क्वेश्चन में दिया गया है कि चोंग ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो नागालैंड का त्योहार है। इसकी कैपिटल क्या है, तो कोहिमा हो जाएगी। चलिए, हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही बेहतरीन है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, बटालियन, सेक्शन, प्लाटून और डी है कंपनी। आंसर कीजिए सभी लोग कि जो भारतीय सेना होती है इसकी सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेक्शन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी इंडिया में सेना है ये 3 प्रकार की सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो कह सकते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और जो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई होती है वह सेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई होगी और आपका जो एग्जाम नज़दीक आ रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी क्लासें आपको इससे संबंधित मिलेंगी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।